बिहार के जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है, ये चारों क्षेत्र 2020 में महागठबंधन ने जीता था। अब इन चारों सीटों के विधायक सांसद बन गए हैं, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इन चारों सीटों की बात करें तो गया जिले के इमामगंज, बेलागंज, आरा के तरारी और कैमूर के रामगढ़ में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। नामांकन हो चुका है और अब चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं। पर इन चारों सीटों में जो बातें आपको जानना जरूरी है कि सियासी समीकरण पर इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में जातीय समीकरण भारी पड़ता दिख रहा है। पिछले बार इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई थी, पर इस बार प्रशांत किशोर ने इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का पूरा प्रयास किया है। आपको बता दें कि इमामगंज से पिछली बार जीतन राम मांझी हम सेकुलर के टिकट पर चुनाव जीते थे, तो बेलागंज से सुरेंद्र यादव आरजेडी के टिकट पर, तरारी से सुदामा प्रसाद माले के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे, तो रामगढ़ से जगतानंद सिंह के बेटे और वर्तमान में बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए थे। इस बार की बात करें तो इमामगंज से जीतन राम मांझी की पतोहू चुनाव लड़ रही हैं, तो बेलागंज से सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात तरारी की करें तो यहां से माले ने राजू यादव पर दाव लगाया है और रामगढ़ में जगतानंद सिंह के सबसे छोटे बेटे बीजेपी के अशोक सिंह से मुकाबला कर रहे हैं। सरसरी तौर पर निगाह डालें तो चेहरे भले बदल गए हैं, पर परिवारवाद इन चारों सीटों पर साफ दिख रहा है। जदयू ने बेलागंज से जिस उम्मीदवार को उतारा है, उस उम्मीदवार का भी पहले से पारिवारिक कनेक्शन पॉलिटिकल रहा है। यहां से मनोरमा देवी को जदयू ने उम्मीदवार बनाया है और मनोरमा देवी गया के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बिंदी यादव की पत्नी हैं और एमएलसी भी रह चुकी हैं। इन चारों सीटों पर परिणाम जो हो, पर प्रतिष्ठा महागठबंधन की ही दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन चारों सीटों में से 3 सीटें महागठबंधन ने जीती थी और 1 सीट जीतन राम मांझी ने जीती थी जो एनडीए में है। ऐसे में इन 4 सीटों की अगर बात करें तो इस बार थोड़ा सा समीकरण बदला बदला नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों में गया की बात छोड़ दें तो आरा और बक्सर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ था। हालांकि अंततः ठिकरा जो है पवन सिंह के माथे पर फोड़ दिया गया और कहा गया कि काराकाट में पवन सिंह ने जो समीकरण बनाया उसका बड़ा ही गलत प्रभाव जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम, काराकाट, आरा और बक्सर पर पड़ गया। पर पवन सिंह न बीजेपी में थे और न बीजेपी का बड़ा चेहरा थे। पवन सिंह तो एक अदद लोकसभा का टिकट चाहते थे। पहले उन्हें आसनसोल शिफ्ट किया गया, पर बंगाल की लड़कियों पर गाना गाने के कारण पवन सिंह विवाद में आए और टिकट वापस ले लिया गया। ऐसे में पवन सिंह को विश्वास था कि आरा, बक्सर या फिर काराकाट से उन्हें टिकट मिलेगा, पर काराकाट से टिकट नहीं मिला। पवन सिंह ने दम दिखाया और उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के प्रत्याशी थे, तीसरे नंबर पर चले गए। हालांकि कुशवाहा जाति के मतदाताओं को खुश करने के लिए एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा, तो आरा से आने वाले भगवान सिंह कुशवाहा को जदयू ने अपने कोटे से एमएलसी बना दिया। पर इस बार एक और बड़ा जातीय समीकरण यह है कि जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उसमें अगर बात तरारी की करें तो यहाँ भूमिहार मतदाता और राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में राजपूत मतदाताओं को पवन सिंह वाला किस्सा तो याद होगा ही। दूसरी तरफ रामगढ़ में राजपूत मतदाता 2 राजपूत उम्मीदवारों के बीच फंसे हुए हैं। जबकि अगर बात करें इमामगंज की तो वहां पर जीतन राम मांझी का बड़ा प्रभाव है, लेकिन वहां से आरजेडी और प्रशांत किशोर ने जो उम्मीदवार दिया है वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं और उनका भी बड़ा प्रभाव है। लेकिन बगल की सीट बेलागंज में यादव बनाम यादव की लड़ाई में प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर बड़ा सियासी संकट खड़ा कर दिया है। चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो उन चारों विधानसभा क्षेत्र के मतदाता तय करेंगे। पर परिणाम कहीं ना कहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का ट्रेलर होगा और इसका व्यापक असर अभी से ही पड़ता दिख रहा है। इसी तरह की तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए सच टॉक को।